रोमन रेंस डिक्लेयर भी हो गया रॉयल रंबल के लिए, साथ में आरकेओ की बारिश भी हो गई है और ड्रू मैकिंटायर को एक जनरेशनल थप्पड़ भी पड़ गया। लेकिन क्या स्मैकडाउन में वो बात थी? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारी इवेंटफुल चीजें डालने की कोशिश करी है, लेकिन ओवरऑल शो कैसा रहा उसको डिटेल में एकदम बात करने वाले हैं हर बार की तरह, जैसे कि हम हर सैटरडे को स्मैकडाउन को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है सैमी ज़ेन के साथ में। सैमी ज़ेन के साथ इसलिए हो रही थी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है मॉन्ट्रियल से यहाँ पे सैमी ज़ेन को रिएक्शन अच्छा मिलेगा। वो जो ओले ओले वाले चैंट है वो सैमी ज़ेन के लिए होते हैं, कहते हैं भाई घर आके बहुत अच्छा लग रहा है, कल मेरा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए यही मॉन्ट्रियल में मैच होने वाला है। और वो उसको ऐसे बोल रहे होता है कि अब जैसे उनका जो वे है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप तक जाने वाला है, जिसके बाद ट्रिक विलियम्स ने आके उनको इंटरप्ट किया और कहते हैं कि भैया देख हम दोनों सेम लेवल पे नहीं है। और अभी ट्रिक विलियम्स के बारे में एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। वो कहते हैं कि देख मैं 250 हूं, लेकिन तू टू मैनी चांसेस है। लास्ट टाइम भी मॉन्ट्रियल में मैच हुआ था, तेरे को चैंपियनशिप के लिए मौका मिला था, तेरे से तब भी कुछ नहीं हो पाया। तुझे पता ही नहीं है कि जॉब डन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मुझे पता है ये कैसे करना होता है, और मैं यहाँ पे चैंपियन बनने के लिए ही आया हूँ। सैमी ज़ेन कहता है कि देख भाई सही बोल रहा है, तू मैच में मेरा हारा था, और एक बात तो तूने बिल्कुल सही बोली कि हम दोनों सेम लेवल पे नहीं है। अगर तेरा आधा भी लक चला ना तब भी 5 10 15 साल में तू मेरा आधा भी नहीं बन पाएगा, ऐसे वो ट्रिक विलियम्स को बोलते हैं। कहते हैं जो करना है कर ले। ये सब जब बातें सैमी ज़ेन ट्रिक विलियम्स को सुना रहे थे, भाई इतनी गंदी 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 घटिया लेवल की एक्टिंग थी ट्रिक विलियम्स की। भाई ऐसे आप डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई सुपरस्टार नहीं बन सकते। मैं बता रहा हूं, जिस बंदे को ये भी नहीं पता होगा कि एक्टिंग क्या होती है, उसको बस गुस्से में बोलना हो कि भाई ऐसा मुंह चढ़ा के बताना, वो कैसे करेगा, वैसा कुछ ट्रिक विलियम्स ने आज किया स्मैकडाउन में। और मैंने हर एंगल से सोचा कि क्या पता ट्रिक विलियम्स के कैरेक्टर पे ऐसे सूट हो। मुझे भाई कहीं से भी वो सही नहीं लगा, और इस चीज पे बहुत ज्यादा ट्रिक विलियम्स को काम करने की जरूरत है। आपको क्या लगा? मतलब मेरे को तो वो देखा भी नहीं गया जो ट्रिक विलियम्स ने इतनी अनबिलीवेबल एक्टिंग होती है, जो लगता है कि भाई सब कुछ रियल है, ये अनबिलीवेबल ही एक्टिंग थी ट्रिक विलियम्स की। अब इसके बाद वो यही कहते हैं कि ठीक है मेरा तो मैच है आज डेमन प्रीस्ट के साथ में, मैच तेरे से नहीं लड़ने वाला। वो कहते हैं कि मैं तो निकल लूंगा। अब इसके बाद डेमन प्रीस्ट भी निकल के आते हैं, कहते हैं कि एक महीने से हर किसी के मुंह पे जाके तू भिड़ रहा है, लेकिन मेरे सामने तेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, अब बोल के देखा। क्यों? क्योंकि तू मेरे से डरता है, मैं तुझे पेल दूंगा। वो कहते हैं चल कुछ करके देखा। ट्रिक विलियम्स कहते तुझे लगता है कि मैं डर रहा हूं तेरे से? तो इस पे ऐसे बोलते बोलते उन्होंने सैमी ज़ेन को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं। सैमी पीट पिटाई कर दी उन्होंने, एंड में हमने देखा कि ट्रिक विलियम्स ने धक्का दे दिया सैमी ज़ेन को, और उस वजह से वो वहां से कल्टी काट लेते हैं। तो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे कि ट्रिक विलियम्स क्या सुपरस्टार है, उसको फैन रिएक्शन अच्छा मिलता है, उसकी रेसलिंग बहुत अच्छी है, मैं बोलूंगा काफी हद तक कैरेक्टर भी ठीक है, उस पर भी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन भाई अपनी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रिक विलियम्स को काम करने की जरूरत है। ऐसे बात नहीं बनने वाली। इस पे तो लोगों ने रोमन रेंस को भी रेल दिया था उनके बिग डॉग वाले टाइम में, तो फिर भी ये तो ट्रिक विलियम्स है। अब ये सारा सेगमेंट रैंडी ओटन बैकस्टेज से देख रहे होते हैं, और उनको कैथी कैली ने आगे पूछा कि अच्छा तुम यहाँ पे सब कुछ देख रहे हो, तुमने जाना वहां पे जरूरी नहीं समझा? वो कहते हैं कि 2026 साल वाइपर का होने वाला है। और ये सुन के मेरे जो मिक्स रिएक्शन निकल के आते हैं अंदर से कि रैंडी ओटन तो बोल रहा है, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव राइटर्स भी ऐसा सोचते हैं? वो कहते हैं कि मैं 15वीं बार चैंपियन बनने के लिए देख रहा हूँ, और कल मैं नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैच में हराने वाला हूँ सबको, फिर मैं रॉयल रंबल में जाऊंगा, फिर मैं चैंपियन बनूंगा, और उसके बाद अपने वो जो 3 लेटर्स हैं RKO, उसको वो बोल रहे होते हैं, जिसमें ओ वाला वर्ड हर बार की तरह क्राउड ने बोला। तो ऐसे करके रैंडी ओटन को देख के लग तो रहा है भाई उनके पास मोमेंटम है, लेकिन जब तक नंबर 1 कंटेंडरशिप का जो कल ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच हो जाता है, वो देखने के बाद ही बात करेंगे भाई, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है उस मैच में। प्रेडिक्शन भली मेरे इस मैच में रैंडी ओटन किया, लेकिन आज सैमी ज़ेन की बुकिंग देख के मुझे थोड़ा सा डिफरेंट भी फील हुआ है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है कार्मेलो हेस वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच में, जो कि यूएस चैंपियनशिप के लिए था। और भाई यार तुम अच्छे मैचेस ठीक है भाई दिखा रहे हो, हमें पता है, लेकिन उसमें स्टोरी तो तुम डाल दो, तुम क्या कर रहे हो ये? अब तो इस पॉइंट में मुझे भी लगता है वो जो अच्छे रेसलिंग मैचेस देखने के फैन होंगे, जो कि ये सोच के टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं कि भाई आज रेसलिंग मैच देखूंगा, वो भी पक चुके होंगे। टू मच करना अच्छा नहीं होता। डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत जल्दी समझने की जरूरत है, पता नहीं कब समझने वाले हैं। एक वो मूवमेंट सही लगा था जब कोस्ट टू कोस्ट मारने के लिए वो जाते हैं, लेकिन उसको फर्स्ट 48 में उन्होंने बदला, लेकिन फिर उसके बाद उसका भी काउंटर पावर बम आ जाता, जो कि एग्जीक्यूशन सही नहीं था, लेकिन अच्छे से लग जाता, तो बहुत ही अच्छा स्पॉट था इस मैच में।
तो देखो अच्छी चीज़ों की तारीफ तुम कर ही देंगे, लेकिन समझो यार हमें अच्छे मैचेस से प्रॉब्लम नहीं है, उसमें स्टोरी डालने की भी जरूरत है। मैं तो बोलूंगा इस मैच में मिज ने आके वो जो धक्का देने वाला काम किया उसको मैं ज्यादा ऊपर रख लूंगा इस अच्छी रेसलिंग से, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे कोई स्टोरी तो डेवलप हो रही है। वैसे वो भी इतने कुछ खास है नहीं, वो भी बहुत टाइम से घुमाए जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने धक्का लगा दिया एलिया ड्रैगनोव को, जिसकी वजह से फर्स्ट 48 लगा के कार्मेलो हेज को मैच में विक्ट्री मिल जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा विश्वास जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं कार्मेलो हेज की, लेकिन वैसा कुछ करने नहीं वाले क्योंकि उनका कैरेक्टर भी फेस है। लेट्स सी ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करती है। और इसके बाद हमको नेक्स्ट बैक स्टेज से कोडी रोड्स का एक सिट डाउन इंटरव्यू आता है जो कि माइकल कोल ले रहे होते हैं। कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास से चैंपियनशिप गई है तो तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में। कोडी रोड्स कहते हैं देखो मैं तो रीगेन करने के बारे में सोच रहा हूँ, रॉयल रंबल में मैं उतरने वाला हूँ और मैं थर्ड टाइम जो है चैंपियन बनूंगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जेकब फाटू से मैच होने वाला है, उसके बारे में भी तो कुछ बोलो, उसकी वजह से तुम चैंपियनशिप बारे में, ऐसे उनसे बोलते हैं। तो फिर वो कहते हैं जैसे वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने एक्शंस को, सीधा ही जेकब फाटू निकल के आता है। और भाई साहब क्या लुक था यहाँ पे जेकब फाटू का, पूरी गैंगस्टर वाली वो वाइब दे रहे थे। निक ऑल्डिस होते हैं, साथ में सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं। पहले तो उनको लगा कि ये मारामारी कर देंगे, लेकिन कोडी रोड्स ने बोला नहीं नहीं भाई आजा आजा बैठ जा। और उसके बाद यहाँ पे जेकब फाटू ने प्रोमो कट किया है या फिर एक रैप गाया है। मैं तो बोलूँगा कोई अच्छा एडिटर है तो उन लाइन्स को आप काट के एक बढ़िया सा रैप म्यूजिक बना सकते हो। आपको 5 मिनट की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसको जो सॉन्ग आर्टिस्ट है जिसको म्यूजिक बनाना आता है, भाई जेकब फाटू की जो लाइन्स है जो उनकी डिलीवरी है वही कुछ ऐसी थी। और यहाँ पे जेकब फाटू आके बोलते हैं कि भाई मेरा कंसर्न तो ड्रू मैकइंटायर था क्योंकि उसने मेरे दांत तोड़े हैं। लिटरली ये नहीं बोला मेरे दांत तोड़े, लेकिन ये मतलब था जेकब फाटू के कहने का। और कहते हैं कि तुझे बड़ा है ना बीच बीच में हीरो बनने की, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था तेरे से, लेकिन तूने मेरे पे हाथ उठा दिया था। कोडी रोड्स कहते हैं भाई ये तू एक्टिंग कर रहा है, मतलब वो कहते हैं कि जो सब तू दिखाने की कोशिश कर रहा है अंदर से मामला तेरा कुछ अलग है। और उनकी जेल जाने की भी वो बात कर देते। बस जेकब फाटू को इसी बात पे गुस्सा आ जाता है। कोडी रोड्स ये भी कहते हैं जेकब फाटू को भाई तू कर क्या रहा है, मेरे पास तो टाइटल भी नहीं है, तू मेरे पीछे काय को पड़ा है। जेकब फाटू कहते हैं ओ भाई तेरे हाथ से टाइटल तो वैसे भी वो जाने ही वाला था क्योंकि ड्रू मैकइंटायर पहले से ही बाहर निकल गया था। कोडी रोड्स कहता है अच्छा सही में तुझे कैसे पता, लेकिन आज तक कभी तो किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में हुआ भी है भाई। मतलब अब तो ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनल होने एक दूसरे के साथ पर्सनली हो रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कुछ सेंसिबल बातें बोल रहे, सिर्फ गुस्से में एक दूसरे के अगेंस्ट में जो भी बोल सकते हैं वो जेकब फाटू और कोडी रोड्स बोलते हैं। और जेकब फाटू ने एक मस्त लाइन यहाँ पर ड्रॉप करी। वो कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि मैं बाकी सारे समोन्स की तरह हूँ जिन लोगों को तूने हरा दिया है, मैं बाकी समोन से अलग हूँ। और इस लिस्ट में आप सबको डाल दो, जे उसो को डाल दो, जिमी उसो को डाल दो, रोमन रेंज को भी डाल दो क्योंकि रेसलमेनिया में उन्होंने उनको हराया था। कहते हैं मैं अनहिंज्ड हूं, तुझे ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे कंट्रोल में हूं और तुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और उसके बाद जेकब फाटू वहां से चले जाते हैं। तो ये कोडी रोड्स और जेकब फाटू जिनका कल मैच होने वाला है, इसको अच्छा पर्सनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि देख के सही लग रहा है क्योंकि ये कोई फ्रेश चीज है और इससे आपको कैरेक्टर्स में जो है सुपरस्टार्स की लेयर्स भी नजर आते हैं। जेकब फाटू ने इतना जो आज डिलीवरी करी है प्रोमो में, बहुत सारे लोग इसके फैन नहीं भी हो सकते, मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनके कैरेक्टर के हिसाब से स्पेशल फील होती है। तो ऐसे करके इन्होंने जेकब फाटू और कोडी रोड्स का जो मैच है उसको भी हाइप किया। अब इसके बाद शो पर आता है एक वीडियो पैकेज जो कि था रोमन रेंस का। और रोमन रेंस के इस वीडियो पैकेज में हमको रियाद, रेंस और रंबल दिखता है। और यहाँ पे रोमन रेंस की जो एंट्री है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है सऊदी अरेबिया की इस रॉयल रंबल के लिए, यानी कि बिना मुंह दिखाई के रोमन रेंस ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं रॉयल रंबल में। और अब वो सीधा रॉयल रंबल में ही आने वाले हैं, ना वो रॉ में आएंगे ना वो स्मैकडाउन में आएंगे, सीधा रोमन रेंस एंट्री मारेंगे इसी मेंस रॉयल रंबल मैच में। और यहीं से उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न है वो होने वाला। मतलब जो हमको लग रहा था कि पहले ये शोज में आएंगे और अपने मैचेस को बिल्ड करेंगे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का यूजुअल प्लान होता है, लेकिन इस बार वो हमें नहीं दिखा है। और वो शायद क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से, वो जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी शायद उस वजह से है। तो भैया देखो बहुत ज़्यादा स्टूपिड, क्योंकि ये तो वियर्ड ही है। मतलब कि आप रॉयल रंबल मैच में हो और आप किसी शो में नहीं आ रहे, किसी वीकली शो में नहीं आ रहे, डायरेक्ट आपकी एंट्री ही अनाउंस हो रही है। बताओ यार, मैं घर जाके वापस अपने स्टूडियो में आ गया और रोमन रेंस नहीं आया। और आपको पता होगा कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और यहाँ पे मुझे पर्सनली एक ऐसा इवेंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिला 7 साल के बाद, जिसने अपना रिटर्न किया, यही अपने नोएडा में। और रेसलिंग में तो आपको पता है शुरू से ही हमारा जो इंटरेस्ट है वो रहा है ओलंपिक रेसलिंग, जो कि कर्ट एंगल जिसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, एनसीडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से पहले ब्रॉक लेसनर जो रेसलिंग करते थे, एग्जैक्टली उसी रेसलिंग को, उसी ट्रेडिशनल
रेसलिंग को मैंने लाइव विटनेस किया और ये इंडिया में ही हो रही है, जिसका नाम है प्रो रेसलिंग लीग, और इसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो PWL। और भाई ये कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ऑक्शन हुआ था, सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि ओवरसीज टैलेंट भी थे। और ये बात हमको IPL से अच्छे तरीके से पता है कि जब ब्लेंड हो जाता है इंडियन और ओवरसीज टैलेंट का, तो ये चीज फिर लीग को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और जो मैं कह रहा हूँ बड़े लेवल पे है, यहाँ पे सेलिब्रिटी प्रेजेंस भी हो रही है सारे इवेंट्स में, सारे मैचेस के अंदर। स्टेडियम का जो एटमॉस्फेयर है, जब मैंने घुसते ही उसको एक्सपीरियंस किया, और फैंस की एनर्जी ग्राउंड पे आपको जो पता होती है वही शोज को स्पेशल बनाता है। बाकी मेन तो फिर अपना एक्शन यहाँ पे WWE की तरह ही रेसलिंग है, जहां पे मैट पे रेसलर्स एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसको आपको लाइव जाके जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, उस माहौल को फील करना चाहिए कि एक ट्रेडिशनल रेसलिंग शो कैसा फील होता है। और एक बार अगर आप जाके देखोगे तो शायद मुझे आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसे टीवी पर भी देख सकते हो, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, और इसकी स्ट्रीमिंग होती है सोनी लिव पर। टिकट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऐप का, वहां पे जाके आप जो भी मैच में इंटरेस्टेड हो उसको जाके देख सकते हो। मैं तो बोलूंगा PWL देख के आओ, तो कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। इसके बाद मैच आता है शो पर जेड कारगिल वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में, और इस मैच में जॉर्डन ग्रेस भी रिंग साइड पर थी। एक मैच में फनी सा मोमेंट था जब जेड कारगिल इतना ज्यादा मैच में कैजुअल है कि वो चेल्सी ग्रीन के सामने पुशअप्स लगाना शुरू कर रही है। मैच में उन्होंने हरा दिया, लेकिन उसके बाद जॉर्डन ग्रेस आती हैं और उन्होंने बोला कि वैसे तो मैं रॉयल रंबल में आने वाली हूं और मैं जीत के फिर तुझे चैलेंज कर ही लूंगी, लेकिन अगर तेरे को चाहिए तो अभी भी लड़ सकते हैं। जिसपे जेड कारगिल ने एक फ्लाइंग किस करी, और क्योंकि वो हील कैरेक्टर प्ले करते कहता है आज ये सब नहीं होने वाला। तो ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि स्लोली बिल्ड कर रहे हैं इस जॉर्डन ग्रेस और जेड कारगिल की फ्यूड की तरफ, जो कि एक्चुअल में अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा जॉर्डन ग्रेस को अपने कैरेक्टर पे और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़ी इंटेंसिटी लाने की जरूरत है। इसके बाद सोलो सिकोवा ने लैंटन के साथ भाई आज कुछ कमाल की चीजें करी है। जैसे वो बैक स्टेज से आ रहे होते हैं ना, तो उन्होंने हिम करके ऊपर देख के बोला, जो कि वो ब्रे वाइट के लिए बोल रहे थे। और ये वाली स्टोरी को बहुत ज्यादा पर्सनल बना रहे हैं। सोलो सिकोवा जब आते हैं तो भाई जैसे उन्होंने फूक मारा, जैसे ब्रे वाइट के टाइम पे होता था, जैसे वो फूक मारते थे लैंटन में तभी लाइट जल जाती थी और म्यूजिक बंद हो जाता था। सोलो सिकोवा का भी म्यूजिक MFT वाला जो है, सोलो सिकोवा का जो म्यूजिक है वो बंद हो जाता है। अब मैच में लैंटन लेके ये घूम रहे, टाला टोंगा को लेके वो लैंटन को पहले ही ठिकाने लगाए थे कि भाई इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। फिर रिंग साइड पे भसड़ होती है, टाला टोंगा निकल के आते हैं लैंटन के साथ। रिंग साइड पर ही बोर्ड एलिस ने, अंकल हाउडी ने मैंडेबल क्लॉ लगाया, और भाई बोर्ड एलिस अंकल हाउडी को देख के लगता ही नहीं है कि इस बंदे में कुछ दम है। कैरेक्टर ही ऐसा नहीं बना, देख के लगता है कि अच्छा इनको स्क्रिप्ट दी है तभी ये ऐसे काम कर रहे हैं। और जब ऐसी स्टोरी दिखती है जो कि लगती नहीं है कि असली है, तो भाई उसमें मजा देखो मेरे को तो आता नहीं है। भले ही उसमें सोलो सिकोवा वो बंदा क्यों ना हो जिसके नाम के पुलिंदे मैंने कुछ टाइम पहले बांधे हुए थे, जो WWE उनके कैरेक्टर के साथ किया नहीं। अब इसके बाद सोलो सिकोवा ने लैंटन से हिट कर दिया, और ये चैंपियनशिप के लिए मैच था। टामा टोंगा ने अपना वो जो कट थ्रोट है वो लगाया, जो लगता भी नहीं है फिनिशर की तरह, और इस तरीके से टाइटल चेंज यहाँ पे हो गया। फील ही नहीं हुआ कि टाइटल चेंज हो गया। एक जमाना था जब WWE में टाइटल चेंज होते थे तो लगता था भाई ओ टाइटल चेंज हुआ है, कुछ तो स्पेशल हुआ है, लेकिन वो स्पेशल फीलिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं थी। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है आर-ट्रूथ और निक ऑल्डिस का, और वो कहते हैं ले भाई मैं अपनी बॉल्स ऑन द लाइन रखने वाला हूं रॉयल रंबल में। निक ऑल्डिस ने मना कर दिया, तो उसके बाद वो जो बॉल्स है वो कहता है कि इसको अपने पास रख, क्योंकि मैं इसे सेफ हैंड्स में चाहता हूं ताकि मेरे को नींद अच्छी तरीके से आ सके। ये आर-ट्रूथ ने बोला। एजे स्टाइल्स भी आ जाते हैं वहां, कहते हैं क्या चल रहा है। निक ऑल्डिस से पूछते हैं नहीं इस पे ध्यान मत दे। और फिर यहाँ पे जो निक ऑल्डिस ने इन्विटेशन दिया था एजे स्टाइल्स को वो पता चला, वो कहते हैं कि तुम सही में अपना करियर ऑन द लाइन रखने वाले हो। एजे स्टाइल्स कहते हैं हाँ भैया, उसको उसकी औकात भी तो दिखानी है। तो एजे स्टाइल्स ने फिर पूछा कि नहीं मुझे ये तो नहीं लगता कि बस इतनी सी बात के लिए आपने मुझे बुलाया होगा। तो फिर पता ये चला कि नाकामुरा आए हैं चैलेंज करने एजे स्टाइल्स को कि क्या तो स्टिल फिनोमिनल वन है। और भाई इतनी रैंडम चीजें मत किया करो, क्यों नाकामुरा यहाँ पे आए, क्या उनके आने का मतलब था। तुम ऐसा कोई एक ऐसा स्टूपिड बंदा हम में से आपके भी नोन में होगा कि ग्रुप में होता ही है, जो होता है इतना बेवकूफ है लेकिन अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, और उसके स्टेटमेंट, उसके आर्ग्यूमेंट भी इतने वियर्ड होते हैं कि उसे लग रहा होता है भाई क्या मस्त चीज हो गई है। बस एग्जैक्टली नाकामुरा को यहाँ पे सामने देखे मुझे ये आया कि WWE क्रिएटिव लोगों को लग रहा है कि ओ भाई हमने क्या मैच बना दिया, इनको SNME में एक मैच डालना था नाकामुरा वर्सेस एजे स्टाइल्स का, बस इसलिए मैच हो गया। बस इससे ज्यादा आप इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाना। कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बिल्ड नहीं, कोई मोमेंटम नहीं। मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ बुरा ही है यहाँ पे बोलने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसके बाद शो पर जॉनी गार्गानो वर्सेस नेथन फ्रेजर का मैच आता है। और मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में 100 लोगों में, 1000 लोगों में एक भी ऐसा इंसान होगा जो ये बोलेगा कि स्मैकडाउन मैंने उठ के इसलिए देखी क्योंकि मुझे ये वाला मैच देखना था, मैं अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा अगर कॉमेंट में भी कोई ये लिख दे कि भाई मैंने तो इसलिए देखा। पता नहीं क्या है, क्यों है, 3 घंटे की स्मैकडाउन बनाना कोई सेंस नहीं है, एक हफ्ते में थोड़ी जान
लगाई थी, आज से पता नहीं उन्होंने, आज से नहीं पहले से इन्होंने पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया। वो बस पहले वाले शो को आप थोड़ा सा एक्सेप्शन मान सकते हो। अब इसके बाद वो मास्क चुराने वाली जो चीज़ें कर रहे थे, वो मास्क पीछे से कैंडिस ले रहे को ही पहना दिया, जिसके बाद उन्होंने जॉनी गार्गानो को ही हिट कर दिया। और मुझे ये समझाओ कि रेफरी तब कुछ नहीं बोलेगा जब अपनी ही पार्टी का बंदा हिट कर दे, तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती क्या? वो जो भी है लॉजिक आपको ज़्यादा इस समय WWE की स्टोरी में ढूंढनी नहीं चाहिए। और फिर इस तरीके से जो मैच है वो हार जाते हैं जॉनी गार्गानो। नेथन फ्रेजर ने वाला जो मैच है उसको जीत लिया है। अब इसके बाद शो पर आते हैं नेक्स्ट हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। और ये बंदा हमेशा आके शो की लाज रखता है, वो काम आज भी ड्रू मैकिंटायर ने किया। ड्रू मैकिंटायर को मैंने एक चीज नोटिस करी, जब से वो चैंपियन बने हल्का सा उन्होंने मेकअप करना शुरू कर दिया। ये मुझे, मैं तो WWE के शोज रिव्यू करता हूँ थोड़ा एनालिटिकल वे में, लेकिन ये मेंशन करने की क्या जरूरत है मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मेकअप करके आ रहा है भाई ड्रू मैकिंटायर आजकल अपना। और पहले तो कैनेडियन क्राउड को उन्होंने चिढ़ाया, पता नहीं कौन सा वो कप नहीं जीत रहे उसकी वो बात करते हैं। और फिर उन्होंने जेकब फाटू और कोडी रोड्स का जो बैक स्टेज सेगमेंट था, जो सिट डाउन इंटरव्यू था, उसको कहते हैं कि वो क्या थेरेपी सेशन था भाई, क्या लाइंस क्या वर्ड्स लेके आता ड्रू मैकिंटायर। कहते हैं मैंने अटैक नहीं किया जेकब फाटू के ऊपर, करा होता तो मैं ब्रैक करता अभी। ये बिल्कुल सच बात बोली ड्रू मैकिंटायर ने। कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर कभी झूठ नहीं बोलता। और भाई कोडी रोड्स तो ये तो रीमैच मिलने नहीं वाला, जा जीत ले रॉयल रंबल, ऐसे करके चिढ़ा ही रहे होता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला भाई, तेरा जो एंड है वो मैंने कर दिया, अब तू दोबारा से चैंपियन नहीं बन सकता। अब इसके बाद एसएनएमए में जो कंटेंडर्स होने वाले हैं, ट्रिक विलियम्स की बात करते हैं, नया छोकरा है। डेमन प्रीस्ट की बात करते हैं, भाई इसने तो मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया। ओटन को वो सिविलाइज्ड ओटन कहते हैं कि भाई अब तो ये बंदा थोड़ा वैसा रहा नहीं है जैसा पहले था। और उसके बाद सैमी ज़ेन को जो रेला है भाई, ओले ओले के जब चैंट लग रहे थे तो ड्रू मैकिंटायर ने क्या लाइन बोली क्राउड के लिए, कहता है चिल्लाते रहो जितना चिल्लाना है, मेरे पास माइक्रोफोन है तो मैं तुमसे लाउडर ही रहने वाला हूं। और उसके बाद कहते हैं कि अपने बेटे को सैमी ज़ेन ने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। और जिस तरीके से सैमी ज़ेन का बेटा बन के अपनी आंखें बंद की ड्रू मैकिंटायर ने, कहते हैं कि उसको तो डिसअपॉइंट तूने तब से ही कर दिया था जब फर्स्ट टाइम उसने अपनी आईज को ओपन किया था और उसे रियलाइज हुआ था कि सैमी ज़ेन इज हिज फादर। ये जब वो लाइन उन्होंने बोली भाई, क्राउड ने उस पर रिएक्ट भी किया। और सोचा ये क्रिएटिव लाइन लेके कहां से आता है बंदा। फिर उसके बाद कहते हैं कि रॉयल रंबल में जो भी मुझे फेस करने वाला उसको गुड लक, क्योंकि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी ये सारी बातें सैमी ज़ेन ने सही से सुन ली थी और सही से उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया ड्रू मैकिंटायर का। पहले तो ये सेगमेंट A1 है, जबकि कुछ ज़्यादा था नहीं ड्रू मैकिंटायर के पास करने के लिए। एसएनएमए के मैच को उन्होंने अपनी ही इन बातों से हाइप कर दिया। भाई ये है कैरेक्टर पे काम ड्रू मैकिंटायर का, और इसे कहते हैं रेसलर और इसे कहते हैं WWE सुपरस्टार। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है शार्लेट फेयर एलेक्सा ब्लिस वर्सेस कियाना जेम्स और जूलिया वर्सेस लैश लेजेंड और नाया जैक्स के बीच में नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए था। कियाना ने यहाँ पे विक्ट्री को जो है स्टील कर लिया, क्योंकि फिनिशर मारा था लैश लेजेंड ने, और उसके बाद फिर वो जो है पकड़ के उनको ही पिन कर दी थी। एलेक्सा ब्लिस इस मैच में पिन हो गई, ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए है नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट था। डेमन प्रीस्ट सैमी ज़ेन को पहले ही बोल देते हैं कि भैया मेरे मैच से तो दूर ही रही हो। अब इसके बाद क्या होता है, सैमी ज़ेन ने बोला नहीं हुआ तो क्या कर लेगा। तो इनके बीच में जो थोड़े बेबी फेसेस हैं, लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी, थोड़ा सा इन्होंने टॉक्सिक जो है बातें बोलने की कोशिश करी है कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा इस मैच को पर्सनल बना सकें। अब इसके बाद सैमी ज़ेन की नजरें जाती हैं किसी तरफ और वो बंदा अलग ही सीरियस हो गया। और वो शक्ल बनी थी सैमी ज़ेन की ड्रू मैकिंटायर को देख के। पहले तो दोनों ने स्माइल किया और उसके बाद जो अपना हाथ, जो अपना रहपट, जो अपना थप्पड़, जो अपना तमाचा रेडी किया हुआ था सैमी ज़ेन ने, उन्होंने जड़ दिया ड्रू मैकिंटायर के बिल्कुल गालों पे, खींच के रखा। कोई ऐसा नहीं था कि एक्ट कर लिया, बिल्कुल लगाया ड्रू मैकिंटायर को अच्छी तरीके से उन्होंने। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का जो चेहरा देखने के लायक था, मैं तो बोलूंगा स्मैकडाउन के 2 सेकंड ही सबसे ज्यादा एपिक है। अगर ये 2 सेकंड आप देख रहे हो तो मतलब ठीक है, आपने जो पूरी स्मैकडाउन है उसको ही देख लिया है। और ड्रू मैकिंटायर तो भाई जो उसके बाद उन्होंने एक्सप्रेशन भी दिए, जो उन्होंने उस थप्पड़ को सेल किया वो तो पड़ा ही उतनी जोर से, वो देख के मजा आ गया। और ये देख के लग रहा है कि सैमी ज़ेन को जितना ज्यादा ये स्टोरी में ऐसे डाल रहे हैं, क्या सैमी ज़ेन ही नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले हैं, और क्या सैमी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा रॉयल रंबल में, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से होने वाली है, तो वो चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। बट स्टिल मैं रूट करने वाला हूँ रैंडी ऑर्टन के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो कल एसएनएमए के रिव्यू में फिर बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। और फिर बैक स्टेज एक और सेगमेंट था एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स गुड लक बोलते हैं एजे स्टाइल्स को, बस ऐसे ही मिलने जुलने के लिए था। और उसके बाद जैसे ही अपनी बस में एंटर करते तो वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने अपनी फोटो लगाई हुई थी और वहाँ पे लिखा हुआ था द रियल अमेरिकन ड्रीम। मतलब पता नहीं अब ड्रू जो है कोडी रोड्स है उनके दिमाग के साथ खेलना चाह रहे हैं। ये ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स हैं तो अभी भी एक सेम स्टोरी में, वरना फिर इस वाले सेगमेंट का कोई मतलब नहीं होता। और अब आता शो का मेन इवेंट मैच, जो कि था डेमन प्रीस्ट वर्सेस
वर्सेस ट्रिक विलियम्स के बीच में। सैमी ज़ेन रिंग साइड पर आ जाते हैं और इसमें फिर क्या हुआ कि ट्रिक विलियम्स ने ऐसे डेमन प्रीस्ट को ही सैमी ज़ेन के ऊपर फेंक दिया और सैमी ज़ेन को गुस्सा आ गया, उन्होंने मैच में घुस गए, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। डेमन प्रीस्ट बोलता भाई तू क्यों आ गया, उसके बाद ये आपस में मारामारी कर रहे हैं, लेकिन एंड में जाकर ट्रिक विलियम्स ने स्टैंड टॉल किया और लगा ये है शायद स्मैकडाउन की एंडिंग, लेकिन पीछे खड़ा हुआ था रैंडी ऑर्टन और उसने जो मस्त आउट ऑफ नोवेयर, ये ट्रिक विलियम्स के लिए था आउट ऑफ नोवेयर, हम लोगों के लिए तो वो स्क्रीन पर दिख गया था, उन्होंने आरकेओ हिट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद सैमी ज़ेन भी आते हैं, ऐसा लग रहा था इनका तो भाईचारा है, यहाँ पे थोड़ी रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाएगा, लेकिन उन्होंने सैमी ज़ेन के ऊपर भी आरकेओ लगा दिया और स्टेटमेंट दिए कि भैया नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच तो मैं ही जीत रहा हूं और मैं ही फेस करने वाला हूं ड्रू मैकिंटायर को रॉयल रंबल में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। आज की स्मैकडाउन को मैं रेट करना चाहूंगा 3 स्टार, ये भी थोड़ी सी मैंने हायर साइड पर रखी है, और अगर ये स्मैकडाउन होती 3 घंटे की जगह 2 घंटे की तो मैं बकवास चीज़ें हटा के अच्छी अच्छी चीज़ें रखता, जो कि शायद स्मैकडाउन की रेटिंग को मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा लेके आती। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको PWL के टिकट्स का लिंक मिल जाएगा ऑन डिस्ट्रिक्ट ऐप, उसको जाके ज़रूर चेकआउट करना और आप डेफिनेटली उस लाइव एक्सपीरियंस को बहुत मस्त एंजॉय करने वाले हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।